नमस्कार दोस्तों, साइंस की क्लास में आप सबका स्वागत है। मेरे दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो कल तो मैं अभी एक सेकंड रुक जाऊं। कल तो आपका मुझे ध्यान है बीच में कि कल आपका गैप हो गया, वो मेरी वजह से गैप हो गया दोस्तों। लेकिन कुछ लोग कह रहे थे यार, वो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। वो कह सर रोज रोज कहाँ, एक दिन तो आपका किसी कारण से हो गया। और कारण क्या बोलूं यार, कि ऐसी मजबूरी हो गई कि कोशिश करके भी मैं आपकी क्लास के लिए तैयार बैठा था आने के लिए, घर से निकलने के लिए। लेकिन जब गर्दन में, अब आप भी समझते होंगे किसी कारण से, कभी क्या कारण लगा कि वो गर्दन में एक झटका लग गया, उससे पूरा हाथ मेरा और ये गर्दन मुड़ ही नहीं रही थी। समझ लो आप, इतना भयंकर दर्द। उस स्थिति में मैं क्लास में जब खड़ा ही नहीं हो सकता था तो आपकी क्लास लेता गया। आज भी मैं बस ये समझ लो कि ज़्यादा गर्दन को मूवमेंट तो करूँगा नहीं, हाथ भी बिल्कुल इतना काम कर रहा है कि तुमको आज क्लास तुम्हारी मैंने भी ले रखी थी कि आज तो तुम्हारी कैसे भी क्लास लेनी है, ठीक है ना। इस कारण से हो गया, तो इसीलिए आपको मैं एक दिन पहले ही बता देता अगर मुझे छुट्टी करनी होती, ठीक है ना। तो ये मजबूरी में ही ऐसा हुआ होगा, ये बात हमेशा याद रखना। और नहीं पता होगा तो मैं हमेशा कहता हूं कि बहुत से लोग, कभी जो लोग नए जुड़ते हैं तो उनको लग सकता है कि मैं कितनी भी सही बोलूं तो वो सोचेंगे कि नहीं सर ने कुछ ना बोला होगा। जो ऑफलाइन जुड़े होते हैं उनको पता होता है कि सर कोई बड़ी मुश्किल ही हो तो ही मैं कोई गैप देता हूं बीच में, और गैप देना होता है तो मैं खुद कह देता हूं कि अब मैं छुट्टी पे हूं एक दो दिन। अब बात करते हैं टॉपिक की दोस्तों। टॉपिक की बात करूं तो मैं लास्ट एंड फाइनल आपको छोड़ के गया था अवतल दर्पण पर, और एक सिंपल सी जानकारी मैं आपको बता गया था कि उसके 2-3 पॉइंट, और मैंने कहा था कि उपयोग बताया था, ठीक है, जो पहले की रेलवे की एग्जामों में बहुत पूछे गए हैं। अब काम की बात आती है, थोड़ा सा बढ़ के बात करते हैं, जो आपकी बुक के अंदर भी एनसीईआरटी के। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, कुछ अवतल दर्पण से संबंधित कुछ 2-4 पॉइंट ऐसे हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिससे आपको अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब समझ में आएंगे और भी कुछ समझ में आएगा। बात को सुनना, देखो सुनो, ये कोई, हाँ एक ये और इशू है ब्लैक बोर्ड वाला कि सर व्हाइट बोर्ड यूज लो कि ब्लैक बोर्ड। देखो भाई, मैं आपको एक बात कर दूं, ये व्हाइट भी तुम्हारे कहने से यूज लिया है। जिन लोगों को किसी को ब्लैक में दिक्कत आ रही थी, और व्हाइट भी अगर मुझे बताओ ब्लैक भी अगर यूज करवाना है तो मैं तुम्हारे कहने से कर दूंगा, ये बात याद रख लेना। लेकिन बस यही है कि आपके कुछ दिक्कत है, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं सर हमारी आंखों में प्रॉब्लम हो रही है, जेनुअल इशू है उनका, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको ब्लैक बोर्ड भी ले लूंगा। मगर किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ब्लैक व्हाइट क्यों यूज किया था मैं आपको बता दूं। कुछ लोगों ने हमसे ये कहा था कि जब हम पीडीएफ भेज रहे थे पहले कि सर व्हाइट ब्लैक वाले पे पीडीएफ भेजते हो उसमें खर्चा ज्यादा आता है, इसलिए हमने ये कर दिया था। लेकिन मेरे हिसाब से तो आपको जरूरत ही क्या, पीडीएफ वहीं से देख लिया करो, साथ में लिख लिया करो, फिजिक्स में इतनी जरूरत पड़ेगी नहीं। तो अगर आप चाहो तो अपन ब्लैक बोर्ड भी यूज ले सकते हैं या ग्रीन बोर्ड भी यूज ले सकते हैं, मेरे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे लिए तो दोनों ही एक जैसे हैं, ठीक है ना। तो अब ग्रीन ही ले लेते हैं अपन, कौन सा है ब्लैक ग्रीन देख लेना आप। अब मेरी बात को सुना, सही है वाला। अब देखो सुनो, ये अवतल दर्पण है। आप सबको पता है कि अवतल दर्पण के एक साइड में क्या होती है, पॉलिश। नहीं होती कि दोस्तों, होती है। चलो अब थोड़ा ध्यान रखना, मैं 2-4 पॉइंटों के बारे में आपको बताता जा रहा हूं और आपको उनके बारे में याद रखना है। सबसे पहले, कोई भी अवतल दर्पण है उसके अंदर ये लाइन सीधी रेखा है, ये क्या है तो इसको क्या बोलते हैं, लाइन को मैं इधर लिख दूं, इस लाइन को बोला जाता है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, या इसी को अगर मैं कहूं तो इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है मेरी बात। अब मेरी बात को सुनो, अगर मैं दर्पण की बात करूं तो कोई भी दर्पण हो किसी ना किसी गोले का भाग होता है कि नहीं होता। कैसे, देखो ये अवतल दर्पण है, आपको पता है, ध्यान हो तो मैंने कहा था चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, ये एक गोले से मिलकर बने होते हैं। और वैसे भी देख लो, इसको आप आगे बढ़ाओगे क्या ये गोला नहीं बनेगा, गोला बनेगा। क्लियर। तो सबसे पहले ये जो अवतल दर्पण लिया, इसका जो इस दर्पण का जो दर्पण है, इसका मध्य बिंदु से होकर क्या निकलती है, मुख्य अक्ष। और ये वाला बिंदु क्या होता है, ये वाला दोस्तों, इस बिंदु को क्या बोलते हैं दोस्तों, तो इस बिंदु को बोला जाता है ध्रुव, या इसी को बोलते हैं पोल। क्लियर है भाई बात। अब मेरी बात सुनो, अभी मैंने कहा कि ये जो दर्पण दिख रहा है ये किसी ना किसी गोले का भाग होता है। इसको आगे बढ़ाओगे तो क्या गोला नहीं बनेगा, गोला। तो अगर गोला बनेगा तो इस गोले का कोई केंद्र बिंदु होगा कि नहीं होगा, जैसे ये केंद्र बिंदु हो गया, ये समझ लो।
और इस केंद्र बिंदु को अगर मैं बात करूं, इसको, ये जब इस गोले का केंद्र बिंदु हो गया तो क्या यहां से यहां तक इस गोले की ये त्रिज्या नहीं होगी क्या? मुझे बता दो आप, किसी को दिक्कत है? अरे मैंने ये कहा, ये जो अवतल दर्पण है ये किसी ना किसी गोले का भाग है, इसको आगे बढ़ाऊं तो गोला बनेगा, और इस गोले का ये क्या है? केंद्र बिंदु। तो यहां से यहां तक इसकी परिधि अगर मैं बात करूं तो ये इसकी त्रिज्या हो गई, और इस बिंदु को क्या बोलते हैं दोस्तों? तो क्लियर याद रखना, इस बिंदु को बोला जाता है वक्रता केंद्र। ठीक है, और इसी को अगर मैं बात करूं तो इसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अगली बात सुनो, अगर मैं बात करूं तो ये वक्रता केंद्र हो गया। इस वक्रता केंद्र से यहां तक की इस ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या है, और इनके मध्य में इस जगह पर, अगला पेन ले लूं मैं एक, ये वाला बिंदु, ये समझ लो आप, तो ये बिंदु बना दिया मैंने। इसको क्या बोलते हैं? तो इस बिंदु को क्या बोलते हैं? तो ये होता है मुख्य फोकस। मतलब प्रिंसिपल केंद्र जितनी दूरी पर होता है उससे आधी दूरी पर मुख्य फोकस होता है। कैसे प्राप्त किया जाता है मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन अब सुन लो, आपको दर्पण को पढ़ने के लिए अगर बिंदुओं का तो पता होना चाहिए। अगली बार मैं किसी को भी बोलूं तो आपको समझ में आना चाहिए। जैसे प्रतिबिंब पढ़ोगे आप कि किसका कितना प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो मैं कहूंगा किस, ये क्या है? वक्रता त्रिज्या से आधी दूरी पर क्या होता है? मुख्य फोकस होता है, जो आपको क्लियर। क्या चालू है? एक सेकंड हो गया। कंफर्म कर ले। हाँ भाई दोस्तों, चालू हो गई क्या? देखो मैं एक बार रिपीट कर दूं, किसी कारण से ये बीच में रुक गया था। हाँ तो बात को सुनो मेरी बात दोस्तों, ठीक है? मैं एक बार रिपीट कर दूं, कहां तक इसको पता चला मुझे पता नहीं, कब से वीडियो रुक गया था ये। देखो सुनो, मैं ये कह रहा हूं दोस्तों, ये अवतल दर्पण है, लिया, ये अवतल दर्पण से मिलकर एक गोला बनेगा, और ये गोले का केंद्र बिंदु है जिसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। इस वक्रता केंद्र से इस ध्रुव के बीच की दूरी को बोलते हैं आर, जिसको हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, और मैंने कहा इस वक्रता त्रिज्या से आधी दूरी पर क्या होता है? तो वो होता है मुख्य फोकस। क्या होता है? मुख्य फोकस। ठीक है मेरे दोस्तों, इतना मैंने कहा आपको पता होना चाहिए। ये आपको आगे मैं जितने भी प्रतिबिंब बनवाऊंगा सबके अंदर जरूरत पड़ेगी, और इस डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो एक बार इस डायग्राम को बना लीजिए। मैं ये कह रहा था, जल्दी करिए आप, एक बार डायग्राम को सेट कर लीजिए जितना मैंने किया। जल्दी करो दोस्तों थोड़ा सा, तो चल गया होगा सबका? हाँ चल गया है भाई दोस्तों सबका, ओके ठीक है। सतीश कुमार जी चल गया है वीडियो, तो अब आप थोड़ा देखो। ठीक है, जल्दी से बना के रख लेना आप, है ना, काम की बात। चलो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दोस्तों, नेक्स्ट पर आते हैं अपन, और क्या है क्या नहीं है मैं डिटेल से आपसे बात करता हूं। अब देखो एक पहला क्वेश्चन, सबसे पहले तो जो मैंने डायग्राम बनाया था उससे एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, और बहुत बार, पिछली बार की एलडीसी में पूछा गया था, रेलवे में पूछा गया था। ध्यान रखना दोनों ये क्वेश्चन सेम ध्यान रखना। एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी में संबंध। एग्जाम में आपसे पूछा था कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है, उसने ऑप्शन में दे दिए थे कुछ। अगर मैं बात करूं तो आपको याद रख लेना, ठीक है ना। तो त्रिज्या मतलब रेडियस होता है, ठीक है। तो कर्वेचर ऑफ रेडियस और फोकल डिस्टेंस में क्या संबंध होता है, तो आपको सब पता होना चाहिए। तो देखो एक संबंध होता है, मैं दोस्तों आपको क्लियर रूप से बता दूं, वो संबंध क्या होता है, तो वो होता है F बराबर R/2। F बराबर क्या होता है? R/2। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि F बराबर क्या होता है? R/2। कहने का मतलब ये जो फोकस दूरी है या मुख्य फोकस है, ये मैंने आपसे पहले ही कहा था अभी डायग्राम में कि हमेशा वक्रता त्रिज्या से आधी दूरी पर होता है। कितनी दूरी पर? आधी दूरी पर। तो कभी भी पूछा जाए या फोकस दूरी की जगह मुख्य फोकस आ सकता है। देखो मेरी बात दोस्तों, सुनना समझना,
ये मुख्य फोकस है, लेकिन यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, तो ये फोकस दूरी होगी कि नहीं होगी, होगी भाई। तो बस ये पूछ रहा है कि इन दोनों में संबंध क्या है, तो आप बोलोगे इन दोनों में संबंध है कि F बराबर R/2। जरूरी नहीं है ऑप्शन में ऐसे ही लिख के दे, क्या इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, क्या R बराबर 2F। बताओ यहां भी किसी को दिक्कत है, बात तो एक ही है भाई, चाहे वो F बराबर R/2 लिखो या R बराबर क्या लिखो 2F। कहने का मतलब फोकस दूरी या मुख्य फोकस हमेशा वक्रता त्रिज्या पर आधी दूरी पर होता है, या मैं ये कह सकता हूं कि वक्रता त्रिज्या इस फोकस दूरी का क्या होती है, दुगनी। अब सुनो, एग्जाम में संबंध बना के बहुत बार पूछा गया, मैं फिर बोल रहा हूं इस साल की छोड़कर पिछली बार के LDC में पूछा गया है पेपर, ठीक है। अगर मैं बात करूं रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन था ये, लेकिन ऐसा होगा एग्जाम में कि आपसे कोई सवाल पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, सवाल। वो कहे कि सवाल सुनो, वो लिखे कि एक अवतल दर्पण, एक क्या अवतल दर्पण, उसने ये कह दिया एक अवतल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी ज्ञात करो, फोकस दूरी ज्ञात करो। बताओ कोई दिक्कत है क्या, नहीं। बस एग्जामों में आपसे पूछा जाए, मुझसे पूछा जाए क्या चेंज किया है कि जिस चीजों को पहले, अरे उसको भी पता है दोस्तों कि अब लोगों को पता है, अब वो थोड़ा और एडवांस कर रहा है। एडवांस का कुछ नहीं, इससे संबंधित कोई सवाल पूछ लिया तो देखो क्या हुआ। अगर मैं इसका आंसर बताऊं एग्जाम की दृष्टि से क्या बनेगा, तो देखो अवतल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, आपको R दे रखा है दोस्तों, कितने सेंटीमीटर, 40। कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। आपसे क्या पूछता है, फोकस दूरी, ठीक है। आपसे ये फोकस दूरी आपसे निकालने को कह रहा है। आप सबको पता है कि इन दोनों में संबंध क्या है, तो इन दोनों में संबंध है कि F बराबर R/2 होता है। क्लियर। तो F बराबर R कितना दे रखा है, 40, 2 और कितने सेंटीमीटर आएगा, 20 सेंटीमीटर। बताओ कोई दिक्कत है क्या। और अगर इसको उल्टा पूछ लेता तो भी आंसर दे देते। अगर आपको फोकस दूरी देता 20 सेंटीमीटर और आपसे वक्रता त्रिज्या पूछता तो दुगना कर देते। बताओ किसी को दिक्कत है क्या, नहीं ना मेरे दोस्तों। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं बताई है, लेकिन बड़ी बात हो जाती है कभी कभी। जो एग्जाम में जो लड़के होते हैं ना, जो सवाल देखकर ही उसको छोड़ देते हैं, ये काम सही नहीं है दोस्तों। मुझे बताओ इस सवाल में क्या करना था आपको, ऐसा क्या किया है आपने। बस इस संबंध से संबंधित एक सवाल मैंने बता दिया और आपको पता होना चाहिए। तो कभी भी पूछा जाए एग्जाम के लिए, मैं बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी में संबंध क्या है, तो F बराबर R/2 होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला एक सवाल और बनता है एग्जामों, सवाल क्या सॉरी एक पॉइंट और बनता है एग्जामों के लिए, जो भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। वो क्या है, तो वो आते हैं प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब के बारे में दोस्तों मैं आपसे क्लियर रूप से कह दूं, रेलवे ही एक ऐसी एग्जाम है जिसमें सबसे ज्यादा एग्जाम में प्रतिबिंबों के बारे में पूछा जा सकता है। बहुत सी ऐसी एग्जाम है जहां नहीं पूछता है, लेकिन रेलवे में तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, बात को सुनना। तो मैं आपको एक और हेडिंग डलवा रहा हूं अवतल दर्पण की, और वो क्या है, अवतल दर्पण के द्वारा, अवतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। ठीक है, अब सुन लो मेरी बात। बहुत पढ़े होंगे, बहुत रटे भी होंगे, और बहुत बार आपने बहुत आफत करी भी होंगी। पहला तरीका तो मैं आपको बता दूं, आप प्रतिबिंब किसके बना रहे हो, तो फर्स्ट आप दिमाग में रखो अवतल दर्पण के एग्जाम में प्रतिबिंब पूछे जाए तो सवाल में पढ़ने से पहले ये देख लेना कि दर्पण दिया है या लेंस दिया है, और दर्पण या लेंस कौन सा दिया है, ये पहली बात गौर करने की। दूसरी बात, एक तो आपने अपनी बुक में पढ़ा होगा कि आपको प्रतिबिंब दे रखे हैं कि इसका प्रतिबिंब यहां काटेगा वहां काटेगा, ठीक है। क्या आपको ऐसा करना है क्या दोस्तों, नहीं। उस प्रतिबिंब को बहुत बार लड़के ये कहते हैं सर इसका डायग्राम मुझसे बताओ। उस डायग्राम को आप तब बना सकते हो जब आपको यह पता होगा कि प्रतिबिंब कहां बनेगा। वो तो डायग्राम उस हिसाब से सेट किया जाता है, ठीक है। तो उस डायग्राम से क्या एग्जाम में आप क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाओगे, नहीं। तो फिर मैं आपको एक सीधा सा तरीका बताता हूं।
याद करने की बाद में बात करूंगा। अभी मैं केवल क्या बता रहा हूं वो सुनना, इसके पॉइंट पे अलग लिखूंगा। मैं अभी थोड़ा सा एक तरीका बता रहा हूं, वो देखो आप, ठीक है? देखना इसको, वो पीछे वाला पेज छोड़ दिया मैंने, आप सुनना। ये देखो आप, बहुत समझदारी से समझना एक बार। ये अवतल दर्पण है, क्लियर? अब मुझे एक एक पॉइंट बताते जाना। ये क्या है दोस्तों? सबको पता है, प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष है, क्लियर है? अब मुझे बताओ दोस्तों, अगर मैं इसकी बात करूं तो एक बिंदु मैंने यहां लिखा, मैंने ये कह दिया मुख्य फोकस है, और एक बिंदु दोस्तों मैंने ये ले लिया जिसको मैंने बोल दिया वक्रता केंद्र। अब नाम थोड़ी लिखूंगा बार बार, नहीं। और इस बिंदु की बात करूं तो ये हो गया ध्रुव, क्लियर है दोस्तों? किसी को दिक्कत है क्या? मैंने क्या कहा? ये क्या है? मुख्य फोकस। ये क्या है? वक्रता केंद्र। ये बीच वाली लाइन क्या है? मुख्य अक्ष। अब मेरी बात को सुनो, अगर इस लाइन को मैं आगे तक बढ़ाता हूं दोस्तों इस तरीके से, डॉट डॉट से, तो मुझे बताओ कि आप ये कहोगे कि ये लाइन डॉट डॉट से मैंने आगे बढ़ा दी, तो इसका मतलब ये लाइन कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है, ठीक है ना? अब मेरी बात को सुनो, आपसे एग्जाम में जब प्रतिबिंब की बात करेगा तो 6 तरह की स्थिति बनती है। कितने तरह की? 6। याद रखना दोस्तों, कितने तरह की स्थिति बनेगी? 6 इस तरह की स्थिति बनेगी। कैसे बनेगी? और 6 तरह की स्थितियों से 12 तरह के क्वेश्चन बनेंगे। कितने क्वेश्चन? 12। बात को सुनना, यही याद रह जाएंगे परमानेंट के लिए, कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी बात को। फिजिक्स में रटना कम पड़ता है दोस्तों, तुम दिमाग में ही लगा के बैठोगे कि टफ है तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। रटना कम पड़ेगा, समझना ज्यादा पड़ेगा। बहुत जल्दी याद होंगी आपको, ध्यान रखना। 1.5 घंटे की अगर क्लास लगती है ना, उसमें आप मुझसे पूछा जाए ना तो आपको खींच के 15-20 लाइन मिलती है बस याद करने की। एक दिन की क्लास है 15 लाइन, जो आपको अच्छी तरह याद करते हो। यहां आपको 12 क्वेश्चन मिलेंगे। कैसे? सबसे पहले देखो, मैं आपको क्लियर कर दूं, यहां एक शब्द लिख रहा हूं दर्पण या लेंस के लिए। एक बात याद रखना, जब कभी भी बिंब कहे ना तो बिंब का मतलब क्या होता है? तो बिंब का मतलब होता है वस्तु। या तो बिंब रखा है या वस्तु रखी है, तो बात एक ही है। मैंने क्लियर कर दी है। अब मेरी बात को फिर सुनना गौर करके। देखो सुनो, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों? सबसे पहले मैं वस्तु रख रहा हूं, पहली स्थिति वस्तु की। मैंने कोई वस्तु यहां रखी फर्स्ट स्थिति में। देखो इधर सुनो, ये दिख रहा है डॉट डॉट लाइन आगे बढ़ रही अनंत पर, तो इसका मतलब ये पहली स्थिति में वस्तु कहां रखी है? तो आप बोलोगे पहली स्थिति में वस्तु रखी है अनंत पर। अरे कहां? अनंत। देखो सुनो, जल्दीबाजी मत करना, याद करने की कोशिश मत करना। अभी मैं जितना बोल रहा हूं उतना याद रखना। देखो सुनो, अभी मैं जितना कहूं ना उतना याद रखोगे। आपको क्या करना है दोस्त? यहां 4 तरह के पॉइंट है। देखो, एक पहला अनंत, दूसरा वक्रता केंद्र, तीसरा मुख्य फोकस, और चौथा क्या है? ध्रुव। सबको पता है ये ध्रुव है, ये मुख्य फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। आपको क्या करना है दोस्तों? आपको यह करना है कि एक बार इस वस्तु को मेन स्थिति में रखना है, एक बार उन दोनों के बीच में, फिर मेन स्थिति में, फिर बीच में, फिर मेन स्थिति में। कैसे? पहली स्थिति में वस्तु कहां रखी? अनंत। दूसरी स्थिति आ जाओ, ये दूसरी स्थिति है। इसका मतलब वस्तु कहां रखी है? अब देखो, आप इधर से इधर बढ़ रहे हो तो पहले पिछला वाला पॉइंट लो, अनंत और ये वाला वक्रता केंद्र, इन दोनों की क्या रखी है? मध्य। अरे किसी को दिक्कत है क्या? देखो सुनो, अरे यही दिख रहा है, कोई अलग से नहीं देख रहे हो। ये अनंत है और ये क्या है? वक्रता केंद्र, इन दोनों के मध्य। कोई दिक्कत किसी को नहीं। तीसरी स्थिति, फिर मेन स्थिति पे आ जाओ, ये तीसरा पॉइंट। अब मुझे बताओ वस्तु कहां रखी है? तो आप बोलोगे वस्तु रखी है वक्रता केंद्र। किसी को दिक्कत है? नहीं। अब फिर आ जाओ, इनके आगे बढ़ाओ। अब बीच में आएगी क्या? आएगी। बोलो वस्तु कहां रखी है? तो आप बोलोगे वक्रता केंद्र। इधर से इधर चलो, गलती मत किया करो। पहले मैं आगे जा रहा हूं तो मैं पहले पिछला पॉइंट लूंगा फिर आगे वाला। तो वक्रता केंद्र मुख्य फोकस के मध्य। पांचवी स्थिति वही मेन स्थिति में, मुख्य फोकस। छठी स्थिति, अरे तुम बताओगे प्रतिबिंब कहां बनेंगे? अपने आप बता दूंगा उंगलियों पर, समझ लो। छठी स्थिति मुख्य फोकस और ध्रुव के मध्य। 6 स्थितियों में वस्तु पूछेगा, मतलब समझ लो। अरे कहां बनेगा? मैं फिर बोल रहा हूं, उनको छोड़ दो आप, ये इंटेलिजेंसी मत करो। मैं आपसे जितना बोल, मैं आपको गलती नहीं करना चाहता एग्जाम में। आप 1-2 याद रह जाए वो छोड़ो, आप तो परमानेंट ही याद रखो ना, जरूरत ही नहीं पड़े रटने की। बात को सुनो, आप तो समझ लो इस टॉपिक में से 6 तरह के क्वेश्चन ऐसे बनेंगे। पहला आपसे कहेगा कि जब वस्तु या बिंब अनंत पे रखा हो। दूसरा क्वेश्चन आपसे कहे कि जब वस्तु और बिंब अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य ये रखा है। तीसरा वक्रता केंद्र पर। चौथा पूछे कि वक्रता केंद्र मुख्य फोकस के मध्य बना हो तब क्या होगा। और पांचवा मुख्य फोकस पर। छठी वस्तु है मुख्य फोकस और ध्रुव के मध्य। अब आ जाओ,
ये 6 स्थिति में वस्तु रखी है। पहला क्वेश्चन एग्जाम का, पहला क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा आपसे प्रतिबिंब। इन 6 स्थितियों का पूछ सकता है प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब क्या बनेगा, कहां बनेगा। तो देखो सुनो, पहली स्थिति की बात करूं तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो एक बात को समझ लेना कि जब वस्तु अनंत पर होती है, क्या होती है, अनंत, तो हमेशा याद रख लेना ये जो प्रतिबिंब बनेगा, ये क्लियर याद रखना, इस जगह पर बनेगा। ये गोला बना दिया, मुख्य फोकस, सबको पता है, बिल्कुल इतना ही बनेगा, इसी जगह पर, इसी लाइन पर बनेगा ना। अगर मैं बात करूं और इस लाइन का पता है आपको, क्या बोलते हैं इसको, मुख्य फोकस। पहली स्थिति लिख दी मैंने, ये लो फर्स्ट, क्लियर। तो मेरे दोस्त आप याद रखना, इस बात को दिमाग में रट लो, सबको याद भी रहता है कि जब वस्तु अनंत पर रखी है तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो मुख्य फोकस से बनता है। बहुत बार कहेंगे सब कैसे बनता है, आप बता दो, मैं बता दूंगा, आप उसको छोड़ दो। लो ये बता दिया आपको, मेरे क्या दिक्कत आएगी, ये लो ये बना दिया, ये एफ हो गया, ये सी हो गया, और ये मैंने वस्तु अनंत पर रख दी, ये रेखा मुख्य अक्ष के समांतर गई, ये मुख्य फोकस, इससे ये मुख्य फोकस पे पहली एक और वस्तु काटने के लिए नीचे रखी, और ये प्रतिबिंब बन गया मुख्य फोकस। बताओ क्या दिक्कत आ गया, तुमको क्या हो गया। अरे ये मैंने भी जो डायग्राम बनाया ना, ये मुझे पता था कि मुख्य फोकस पे बनेगा, तो मैंने लाइन को मुख्य फोकस से ही गुजारा, ठीक है। तो बात समझे ना, इससे आपके एग्जाम में सवाल सही नहीं होगा इस प्रतिबिंब से। तो आप क्यों टाइम बर्बाद करते हो एग्जाम में। अरे एग्जाम में उस चीज की बात करो जिसकी जरूरत हो, आपको अपनी वो काम थोड़ी करना है कि दिमाग लगा के आपको थोड़ी पेपर थोड़ी लिखना है। तो अब आ जाओ काम की बात पे। देखो सुनो, मैं तो तुमसे ये कह रहा था इधर ही आ जाओ। अगला मैंने तो ये कहा, तुम तो रट लो ना इस बात को कि जब व्यक्ति, आप हर स्थिति में काम आएगा ये कि जब वस्तु अनंत पर रखा हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, मुख्य फोकस पर। अब देख लो, अब तल दर्पण, दिमाग खोल के सुन लेना, जैसे जैसे वस्तु को आप एक एक पॉइंट आगे बढ़ाते जाओगे, प्रतिबिंब भी एक एक पॉइंट पीछे की ओर बढ़ता, इधर की ओर, पीछे की ओर बढ़ेगा। जैसे प्रतिबिंब भी ऐसी बढ़ेगा, ये मेन स्थिति है, फिर बीच में, फिर मेन स्थिति, फिर बीच में, फिर मेन स्थिति। आप भी एक पॉइंट बढ़ा देना, ये एक पॉइंट आगे बढ़े, ये भी आप देखो सुनो। दूसरी स्थिति, पहली स्थिति जब वस्तु अनंत पर तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस। दूसरी स्थिति जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य, ये टिक लगा दिया, यहीं की बात कर रहा हूं ना। तो बताओ प्रतिबिंब कहां बनेगा, ये पहले बन गया, इसके बीच में ये बन गया सेकंड स्थिति। बताओ तो क्या बोलोगे। अब देखो, अब इधर से इधर आ रहे हो तो पहले पिछला पॉइंट बोलो, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य। क्लियर। तीसरी बात सुनो, तीसरा ये देखो टिक लगा दिया। अब सुनो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है तो देखो इसको भी एक पॉइंट आगे बढ़ाओ तो प्रतिबिंब भी कहां बनेगा, वक्रता केंद्र पर। किसी को दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और आप जबरदस्ती दिक्कत है मैं कुछ नहीं कर सकता। अगली बात, चौथा ये टिक लगाया इधर, जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य है, इसको ऐसे ही बोलोगे, वक्रता केंद्र मुख्य फोकस के मध्य, प्रतिबिंब एक पॉइंट पीछे बढ़ा दो, ये लो, क्या बोलोगे, तो प्रतिबिंब बनेगा इधर से इधर आओ, वक्रता केंद्र, और इधर क्या है, अनंत के मध्य। क्लियर। पांचवी स्थिति ये देखो, वस्तु कहां है मेरे दोस्तों, मुख्य फोकस पर। अरे कहां है, मुख्य फोकस पर, तो प्रतिबिंब इसको बताओ वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य बनाता, तो अब कहां चला जाएगा, तो आप बोलोगे इस स्थिति में प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। क्या बनेगा, अनंत पर। कभी कटता नहीं है अनंत पर, दो समांतर रेखाएं प्राप्त होती है, और जब समांतर रेखाएं प्राप्त होती है तो हम कहते हैं वो कभी भविष्य में मिलेंगी भी, तो कहां मिलेंगी, अनंत पर। तो इसलिए बोला है प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत। 5 स्थिति हो गई। देखो सुनो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे जैसे वस्तु को आगे बढ़ा रहे हो प्रतिबिंब भी एक एक पॉइंट पीछे बढ़ता हुआ। अभी और तरीके देखेंगे याद करने के सीधे, ठीक है। अभी घबराओ मत, अभी कुछ समझने की कोशिश करो। अभी तो कुछ नहीं किया है कि जब पहली स्थिति में वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब क्या बोल दिया, मुख्य फोकस पर। एक पॉइंट आगे बढ़ाया कि जब वस्तु वक्रता केंद्र, जब वस्तु वक्रता अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य है तो प्रतिबिंब क्या बोला, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर। और जब वस्तु वक्रता केंद्र, अगर मुझसे पूछा जाए वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य है तो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य। और जब वस्तु मुख्य फोकस पर है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर। ठीक है। अगली बात, अब कौन सी रहेगी, छठी स्थिति। यही याद रखना है और यही एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट है, जो एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, सबसे ज्यादा पूछा किसी को भी जा सकता है, लेकिन मैंने कहा ये और भी ज्यादा, क्योंकि यहां थोड़ा दिमाग याद रखना पड़ेगा।
ये कहां बनेगा इस स्थिति में प्रतिबिंब? तो यहां याद रखना ये प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे, और 6 स्थिति है, बना दिया। कहां बनेगा? दर्पण के पीछे। क्लियर? तो आप याद रख लेना इस बात को दिमाग में कि जब कोई वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के मध्य है तो समझ लो, दिमाग में रख लो कि प्रतिबिंब क्या बनेगा? तो वो बनेगा दर्पण के पीछे। क्लियर है भाई बात? अब मेरी बात को सुनना, अभी तो कुछ नहीं, याद रहे तो बढ़िया और नहीं रहे तो और भी बढ़िया। अब और भी तरीका सुनो। एक तो इसमें थोड़ा गौर करके देखो, ये वस्तु सब सीधी है क्या? तीर के निशान सबके सीधे हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या प्रतिबिंब के निशान इन पांचों स्थितियों के उल्टे हैं? उल्टे हैं। इसका मतलब अवतल दर्पण में जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे सब उल्टे बनेंगे। लेकिन छठा वाला कैसा है? सीधा। ये पता चल रहा है आपको? किसी को दिक्कत है? नहीं। फिर देख लो एक बात और देखो, जब वस्तु आगे जाती जा रही है, सुनो सुनो सुनो, रट लेना, याद कर लेना, तुमको याद भी होंगे, लेकिन परमानेंट के लिए हमेशा कभी भी कोई एग्जाम दो उसके लिए बोल रहा हूं कि बिना पढ़े ही याद रह जाए, वो चीज को बहुत जल्दी याद करना चाहिए। जैसे जैसे वस्तु आगे जा रही है, छोटी जा रही है, और प्रतिबिंब देखो जैसे जैसे पीछे की ओर बढ़ता जा रहा है, बड़ा बढ़ेगा। ठीक है? तो देखो पहली स्थिति में कैसा है? बिंदुवत, बिल्कुल उसी पर बन। साइज का पता कैसे चलेगा? ये जो एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस, इससे देखते हैं कितना बड़ा है कितना छोटा। तो ये तो इसी पर बन गया, तो इस वस्तु की तुलना में तो ये क्या? बिंदुवत, कोई दिक्कत नहीं। ये दूसरा और ये दूसरा, इस वस्तु की तुलना में क्या बनेगा? छोटा। और अगर वक्रता केंद्र पर है तो वस्तु, तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगा, ये बनेंगे बराबर, और इसके आगे वाले बड़े। तो इसका मतलब वक्रता केंद्र का तो बराबर, वक्रता केंद्र से पहले छोटे और आगे वाले सब क्या बनेंगे? बड़े। अब एग्जाम की बात देखो, अब तुमको मैं एग्जाम के लिए एक और तरीका बताता हूं। देखो सुनो, इधर भी एक बात याद रखना, मैंने बहुत से बोर्ड अभी खाली छोड़ दिए, मैं आपसे बात अभी केवल समझने की बात कर रहा हूं। देखो सुनो, तुम तो ये भूल जाओ ये अवतल दर्पण है, तुमको तो एग्जाम में कुछ भी याद नहीं रहा। सर आपने इतनी रामायण बताई, कोई भी मुझको याद नहीं रही, कोई दिक्कत नहीं। पहले तो 3 बातें आप बिना आंख बंद कर, सॉरी आंख बंद करके याद रखो। देखो एक पहली बात सुनो, पहला, अगर वस्तु अनंत पर है, सुनना मेरी बात, अगर वस्तु अनंत पर है तो समझ लेना प्रतिबिंब कहां बनेगा? मुख्य फोकस। रट लिया? वस्तु अनंत पर है, प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर। क्लियर? और मैं उल्टा कर दूं, अगर वस्तु मुख्य फोकस पर है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर। 2 याद हो गए, उल्टे हो रहे हैं। वस्तु मुख्य फोकस पर तो प्रतिबिंब अनंत पर, और वस्तु अनंत पर तो प्रतिबिंब कहां? मुख्य फोकस। देखो इधर देख लो, वस्तु अनंत पर थी तो प्रतिबिंब कहां बना था? पहली स्थिति का पहला पहला नोट करो, पहला मुख्य फोकस पर। और जब वस्तु मुख्य फोकस पर है तो प्रतिबिंब कहां बनना? अनंत पर। 2 याद हो गए उल्टे। ठीक है? 2। तीसरा भी तुमको याद रह जाएगा, अगर वस्तु वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो समझ लेना हमेशा उसका प्रतिबिंब भी कहां बनता है? वक्रता केंद्र पर। क्लियर? 3 तो सबसे सिंपल है। चौथा भी तुमको याद रह जाएगा कि जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के मध्य, दिमाग में रखो, जब कोई वस्तु ध्रुव के पास आ जाए तो हमेशा याद रखना जिधर प्रतिबिंब बन रहे होते हैं उसकी उल्टी दिशा में, यहां प्रतिबिंब इधर बन रहे थे तो उल्टी दिशा में, मतलब दर्पण के क्या बनेगा? पीछे बनेगा। दर्पण के क्या? पीछे। कितने बचे? 2। ये बचे 2, एक तो दूसरा, एक चौथा। सबसे ज्यादा एग्जाम में ये पूछे जाएंगे। एग्जामिनर भी तो तुम्हारी तरह, वो भी तो समझदार है, उसको भी तो लड़कों को सेलेक्ट करना है, उसको भी तो लड़कों को एग्जाम में क्या करना है? सेलेक्ट करना है। तो वो क्या करता है? मैंने क्या बोला? सबसे ज्यादा कौन से, अगर मुझसे पूछे जाए तो मैंने कहा सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछेगा दूसरा और चौथा, क्योंकि उसको पता है यहां थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। कोई दिक्कत नहीं, तुमसे पूछ ले तो तुम क्या करोगे? देखो सुनो, अब सवाल सुनना। वो कहे, तुम ही आंसर दो मुझे, ठीक है? वो कहे कि एक वस्तु जो ये रख दी मैंने दूसरी स्थिति में, कहां रखी है? अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य रखी है, तो बताओ प्रतिबिंब कहां बनेगा? बताओ, तुम बताओ मुझे आंसर, तुम ही देना। तुमको कितना समझ में आया अब तक? अगर वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य रखी, मैं एग्जाम में बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। पहला बता दिया मैंने कि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य रखी है, प्रतिबिंब कहां बनेगा? जल्दी बताओ।
हाँ, सबका, हाँ ज्यादातर सबका संदेह, बस एक गलती कर रहे हो आप, सब समझ के सबका सही है, बस एक गलती। देखो आप पहले एग्जाम की दृष्टि से समझो, एग्जाम में ये आ गया, तुमको तो कुछ याद ही ना, तो तुमने क्या किया, अरे यार हमको ये पता है कि जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो प्रतिबिंब का सोचो, देखो एग्जाम की दृष्टि से, अभी रटने की दृष्टि से मत सोचो कि अभी तो तुमको पता है, नहीं भूल गए तुम, तो क्या सोचोगे एग्जाम में, अरे यार वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब बनता है मुख्य फोकस पर। और भी याद रखो तो देखो सबसे सिंपल तरीका कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो प्रतिबिंब भी कहां बनता है, वक्रता केंद्र पर। क्लियर? अगर वस्तु इधर रखी है तो प्रतिबिंब इधर बनेगा, और वस्तु इससे आगे रखी होती जो एग्जाम में पूछा जाता है तो प्रतिबिंब बनेगा इधर, तो अब बनेगा ये साइड बनेगा दूसरा इसका। तो आप क्या बोलोगे, ये बहुत लोग लिख रहे हैं सी और एफ के मध्य, नहीं भाई इधर से इधर आ रहे हो, आप बोलोगे एफ और सी के मध्य, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य। अगर आपसे मैंने कहा चौथा इंपॉर्टेंट कह देता, ये लिख देता चौथा, ये लिखूं वस्तु कि वस्तु वक्रता केंद्र मुख्य फोकस के मध्य रखी है, तो देखो वक्रता केंद्र का वक्रता केंद्र पर, इससे आगे गई वस्तु तो प्रतिबिंब पीछे बन गया। लो, किसी को दिक्कत है क्या? नहीं, आप सब समझोगे इस बात को। अब देखो ये मैंने केवल समझने की बात की है दोस्तों, अब आपको मैं अब एग्जाम की बात करता हूं। एग्जाम में हर लाइन के 2 क्वेश्चंस बनेंगे, कैसे बनेंगे वो सुन लो आप। पहला पॉइंट, एक आप देखो इसमें क्या क्या पूछता है, सबसे पहले मैं आपको क्लियर करके दे दूं, इसमें 3 तरह की चीजें आती हैं। सबसे पहले, अब नोट्स बनवा रहा हूं आपको, है ना। पहली स्थिति है बिंब की स्थिति। अब कुछ लोगों को आते होंगे, जानते होंगे, मैं ये नहीं कह रहा, वो कहे सर आप बहुत, तो ये तो मुझे हर लड़के को समझाना है, तो मैं तो आराम से एक एक बात समझाऊंगा, ध्यान रखना दोस्तों। पहली है बिंब की स्थिति, दूसरी है प्रतिबिंब की स्थिति, और तीसरा पॉइंट में लिख दिया प्रतिबिंब की प्रकृति। कोई दिक्कत किसी को? 2 तरह के क्वेश्चन। पहला स्थिति, फर्स्ट पॉइंट देखो, फर्स्ट पॉइंट बिंब को मैंने पहली बात, बिंब का मतलब वस्तु। पहली स्थिति कैसे क्वेश्चन पूछेगा, एक वस्तु जो पहली स्थिति में बताओ कहां रखी है, अनंत। तीसरा तरीका याद करने का, अगर आपने डायग्राम देख लिया और दिमाग पूरी तरीके से स्थिर है तो आप अपने दिमाग में उन चारों पॉइंटों को रखो, अनंत, वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस और फिर ध्रुव आता है, तो पहले अनंत आएगा, फिर अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य, फिर वक्रता केंद्र मुख्य फोकस के मध्य, फिर अगर मैं बात करूं, सॉरी वक्रता केंद्र, फिर वक्रता केंद्र मुख्य फोकस के मध्य, फिर मुख्य फोकस, और फिर बोलेंगे मुख्य फोकस और ध्रुव के मध्य। तो देखो पहली स्थिति एक से दूसरे पे आया करो कि जब वस्तु कहां रखी है, अनंत पर। प्रतिबिंब कहां बनेगा, सबको पता है, मुझे साथ ही आप याद रखते जाओगे अपने घर पे भी, आप कहां बनेगा, मुख्य फोकस पर। देखो सोचो, आपको मैंने बताया था कि उससे याद रहे कि नहीं रहे, अब ठीक है इतना बताया। तीसरा पॉइंट याद है, काम की बात, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी रहेगी। इधर आ जाओ, ये देख लो, ये पांचों के पांचों मैंने उल्टे बनाए, ये सीधे थे वस्तु, प्रतिबिंब कैसे बने, उल्टे। और आपको पिछली क्लास समतल दर्पण में कह चुका हूं मैं, अगर प्रतिबिंब उल्टा है तो वो कैसा है, वास्तविक, और अगर प्रतिबिंब सीधा है तो वो कैसा है, आभासी। तो रट लो, ये तो सबको पता है, सभी उल्टे बन रहे हैं, पांचों पांचों, एक छठे को छोड़कर। तो पांचों की पांचों कैसे होंगे, वास्तविक। कैसे हैं पांचों चाचों, उल्टे। ये कैसा रहेगा, साइज भी पूछेगा, बताओ, ये बिंदुवत पहला, ये वस्तु से छोटा, ये सी वाला वस्तु के बराबर क्योंकि इसी पर, और इससे आगे वाले बड़े। देखो सुनो, आ जाओ, तो पहला आंसर कैसा बन रहा है बताओ, सबको पता रहना चाहिए, वास्तविक। क्लियर, वास्तविक है तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, उल्टा, और साथ में बिल्कुल उसी पर बन रहा है तो इसका मतलब बोलते हैं बिंदुवत बनेगा। आप कहोगे सर बिंदु में कैसा उल्टा सीधा पता चलेगा, एक्चुअल में हम बोल बिंदुवत देते हैं, बिल्कुल छोटा होता है, बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस पर नहीं बनता है दोस्तों, थोड़ा सा नीचे बनता है, लेकिन होता है उल्टा, इसलिए ना, तो लेकिन उसको बोलते क्या है, बिंदुवती। ठीक है, अगला आ जाओ, एग्जाम पर आ जाओ, मैं यहीं क्लियर कर दूं क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के मैंने आपसे कहा था 12 क्वेश्चन बनेंगे, 1 से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कहेगा एक अवतल दर्पण, लाइन पढ़ो, कौन सा दर्पण, अवतल। तो ये ध्यान रखना किसके बारे में पूछ रहा है, क्योंकि लेंस में भी तो बनेंगे ऐसे प्रतिबिंब। तो
जब तक सीधा ही टॉपिक, जब तक आप दर्पण पढ़ रहे हो, जैसे ही लेंस पढ़ लोगे तो एक दूसरे के उल्टे हो जाएंगे और वहीं गलती होती है। और उल्टे होने से ही बचना है आपको। आपको तो दिमाग में इतना दिमाग में रख लेना है कि आपको कोई दिक्कत ही नहीं आए। ठीक है, अब सुनो, क्वेश्चन पूछेगा एक अवतल दर्पण जिसमें वस्तु या बिंब अनंत पर रखा है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। ऑप्शन दे देगा मुख्य फोकस पर, अनंत पर, वक्रता केंद्र मुख्य फोकस के मध्य, या कुछ भी ऑप्शन दे दे तो आप बोलोगे मुख्य फोकस पर। पहला क्वेश्चन। दूसरा इसी का क्वेश्चन वैसे पूछेगा एक अवतल दर्पण जिसमें वस्तु अनंत पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। आभासी सीधा बिंदुवत, वास्तविक सीधा बिंदुवत, वास्तविक उल्टा बिंदुवत, या वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा। तो आप बोलोगे वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, बिंदुवत। एक एक बात समझ में आ गई भाई। ठीक है, अब आप मुझे साथ साथ में बोलते जाओ, अब अपन टाइम नहीं लगाएंगे और मैं आपको सोचता जाता हूं। ठीक है, दूसरा, अनंत के आगे क्या है, वक्रता केंद्र। पहले मैंने स्थिति में, फिर बीच में, तो क्या लिखोगे, कहां रखी है वस्तु, तो आप बोलोगे अनंत व वक्रता केंद्र के, वक्रता केंद्र के मध्य। क्लियर है भाई बात। हाँ, इधर यहां भी देखते जाओ, समझ में आने वाली बात है। ये मुख्य फोकस है, इधर आओगे अब प्रतिबिंब, तो मुख्य फोकस के इधर क्या होता है, अरे सोचो, ये मुख्य फोकस के इधर क्या है, वक्रता केंद्र, इनके क्या बनेगी, मध्य में। चलो, तो क्या बोलोगे आप बोलोगे मेरे दोस्त प्रतिबिंब बनेगा, इसी लाइन को इधर की साइड करो, तो पिछला आपको पिछले में दिख रहा है, मुख्य फोकस व वक्रता केंद्र के क्या बनेगी, मध्य। ठीक है, हाँ भाई, कैसा बनेगा, वही कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, सेम है सबका, उल्टा बनेगा, सेम है, और कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। किसी को दिक्कत है, बिल्कुल आपको दिख रहा होगा कि ये दूसरे नंबर का इसकी तुलना में छोटा बनेगा। ठीक है, अब तो दिमाग में रख लो, अगला आ जाओ, बार बार नहीं समझाऊंगा, सबको समझा दिया है, आप खुद देखो इसको, इसी से जोड़ो, अनंत, आगे वक्रता केंद्र के मध्य। अब मैन स्थिति, तो मैन स्थिति क्या रहेगी, वक्रता केंद्र, वस्तु कहां रखी है, वक्रता केंद्र पर। ठीक है, प्रतिबिंब भी कहां बनेगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है, तो मैंने तो पहले ही कह दिया कि प्रतिबिंब भी कहां बनेगा, वक्रता केंद्र। इसका अगला पॉइंट यहां भी है, वक्रता केंद्र। कैसा बनेगा, तो आप सबको पता होना चाहिए, यह भी कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। ठीक है, साथ में कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, साथ में कैसा बनेगा, वस्तु के बराबर। पता है, ऐसी स्थिति में वस्तु के बराबर ही बनता है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो। किसी को दिक्कत हो तो मुझे बोल देना, अभी भी मेरी दृष्टि से सबको समझ में आ रहा होगा। मैंने आपको ये बात पहले ही कह दिया, बिंदुवत का एक ने पूछा है सर एक पर उल्टा कैसे बनेगा, वो बिंदुवत होता है। मेरे दोस्त, मैंने क्लियर कहा था, देखो ये सुनो, एक्चुअल में ये लाइन है और ये प्रतिबिंब एक वाला ऐसे बन रहा है इधर, बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा बनता है, उल्टा ही बनता है, पर बोल देते हैं अपन, या आपकी बुक में भी लिखा होता है बिंदुवत, तो इसलिए अब ये क्या है, थोड़ा सा इससे ज्यादा बड़ा नहीं है, तो बिंदु के बराबर ही बोल दिया जाता है, लेकिन बनता कैसा है, उल्टा ऐसा बनेगा। ठीक है, क्लियर स्थिति ऐसी है, इसलिए ध्यान रख लेना। ठीक है, 3 स्थिति हो गई, अब चौथी आ जाओ। चौथा कहां आएगा, देखो सुनो मेरी बात, ये वक्रता केंद्र है और वक्रता केंद्र के आगे क्या आता है, मुख्य फोकस, तो इन दोनों के मध्य होगी। तो चौथा में इधर आ जाऊं, चौथा देखो इधर, फोर्थ स्थिति, बताओ कहां, वक्रता केंद्र व वक्रता केंद्र व मुख्य फोकस के क्या बनेगा, मध्य। वस्तु रखिए, प्रतिबिंब कहां बनेगा, बताओ मुझे, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के मध्य। इधर आ जाओ, तो क्या बोलोगे, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब आप बोलोगे कहां पर,
वक्रता केंद्र, मुझसे पहले आपको पता होना चाहिए वक्रता केंद्र व अनंत के मध्य। हाँ, कैसा बनेगा? वही बनेगा वास्तविक, ठीक है, वही बनेगा उल्टा। वास्तविक होगा तो आप दिमाग में है उल्टा, और पिछला वाला वस्तु के बराबर था, तो ये तो कॉमन सेंस की बात है। अब क्या बनेगा? तो वस्तु से बड़ा बनेगा। चलो अगला आ जाओ, बताओ वस्तु कहां रखी है पांचवी स्थिति में? तो आप बोलोगे वस्तु रखी है मुख्य फोकस पर। आप भी लिखना चाहो तो साथ में ही लिखने लेना, मुख्य फोकस पर। सबको पता है, ये तो रटने की भी बात है, आप डायरेक्ट भी याद रखो। जब वस्तु मुख्य फोकस पे रखिए तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत बनेगा। और मुझे बताओ ये भी कैसा बनेगा? सेम ही बनेगा, वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। अब देखो एक बात सुन लो, ये अनंत पर बन रहा है, तो बड़ा तो बन रहा है लेकिन अनंत पर बन रहा है जो चीज, तो मैं इसको ये लिखता हूं, बड़ा तो है लेकिन बहुत बड़ा, तो मैं कहूंगा वस्तु से बहुत बड़ा। क्लियर है भाई बात? सबको पता। सिक्स स्थिति पे आ जाओ, बताओ कहां रखी है? मुख्य फोकस के आगे क्या है? ध्रुव, लास्ट एंड फाइनल। तो आप बोलोगे मुख्य फोकस व ध्रुव के मध्य। क्लियर है भाई बात? हाँ भाई, अनंत पर तो बन गया, तो इससे पीछे तो क्या जाएगा? इसका मतलब अब क्या चला गया? आगे। तो आप बोलोगे ये क्या बनेगा? इसको लिखेंगे आप दर्पण के पीछे। ठीक है, कैसा बनेगा? अब आ जाओ, देखो सुनो, इधर देख लो आप, ये सब उल्टे निशान थे, क्या सीधा नहीं है? और सीधा है तो आपको क्लियर इस बात का पता होना चाहिए, अगर सीधा है तो कैसा बनेगा? आभासी, सीधा बनेगा, और वस्तु से ये भी बड़ा बनता है। इसलिए ये वाला जो स्थिति है ना, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम सामान्यतः ये कहते हैं कि अवतल दर्पण से वस्तु, मैंने आपसे कहा कि बड़ा देखना होता है, तो इस स्थिति में इसमें बड़ी भी दिखती है वस्तु। तो सामान्य स्थिति में वस्तु आपको जब सीधी दिखे तो बड़ी दिखे, तो वो अवतल दर्पण ही होता है, ध्यान रखने वाली बात है। अब मेरी बात को सुन लेना। तुम एक बात बताओ मुझे, यहां काम की बात पे आ जाओ। ये प्रतिबिंब की प्रवृत्ति सबको याद रहेगी, आप तो अब दिमाग में ये रख लो कि अवतल दर्पण में सब स्थिति में प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा ही बनता है। सोच लो डायरेक्ट, बस मुख्य फोकस बिंदुवत, उससे और वस्तु से छोटा, अगर मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य बने, वक्रता केंद्र पर वस्तु के बराबर, और इससे आगे क्या बनेगा? बड़ा। बस छठी स्थिति यह है, उसमें आभासी और सीधा बनेगा, जो रीट की एग्जाम में इस साल से छोड़कर पिछली बार की एग्जाम में रीट में पूछा गया था। छठी स्थिति रेलवे में पूछा गया है, सब पूछे गए हैं, मैं एक को नहीं बता सकता, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए। तो आप मुझे बताइए दोस्तों, इस प्रतिबिंब बनाने में क्या दिक्कत है? लेकिन सबसे अच्छा तरीका मैंने आपसे कह दिया, आप तो इस डायग्राम को अपने हिसाब से सेट कीजिए। हाँ, कुछ लोग कह सकते हैं सर प्रतिबिंब सर थोड़ा, और अच्छा राइट साइड थोड़ा कैमरे को इधर करना, थोड़ा सा कट रहा है, हो सकता है कैमरा? नहीं नहीं, वो तो आ जाएगा, वो तो मैं कर दूं। ठीक है, वो कर देंगे, स्क्रीन को अभी सेट करता हूं, देख। ठीक है, वस्तु से छोटा, वैसे आपको पता होगा, थोड़ा सा और सेट कर दिया जाएगा, ज्यादातर आपको ध्यान रहेगा। ठीक है ना? तो एक बात याद रख लो, आप तो, आपका तो काम ये है, ये तो दुनिया के लिए है, आपके लिए अगर एग्जाम में मुझसे पूछा जाए तो देखो वो तो दिख जाएगा आपको। मैं आप काम की बात पे आ जाऊं, ये मैंने आपको बता दिया है। आप तो ये देख लो कि आपसे कभी एग्जाम में पूछा जाए तो आप तो चक्कर में पड़ो ही मत, रटने की कोई भी पूछ ले। ये देखो मैंने बना दिया, ये आपसे पूछ लिया, आपसे तो कह दे कि वस्तु मुख्य फोकस पे रखी है। ठीक है, तो आपको तो मुख्य फोकस पर बोला है, तो आपको पता चल जाएगा प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर। जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के मध्य बनी है, आपको पता है जैसे ही ध्रुव के मध्य बनती है तो दर्पण की क्या बनता है? पीछे, और पीछे बनता है वो आभासी सीधा, और क्या बनता है? बड़ा। ऐसा कोई भी पूछे तो आपको पता होना चाहिए। तो अब तक मैंने आपको दोस्तों केवल इतना बताया है कि अवतल दर्पण के बारे में, कि उसके प्रतिबिंब कैसे बनेंगे, क्या बनेंगे, क्या है। ठीक है, तो पहला दर्पण लिया है मैंने अवतल। अगला आ जाओ, नेक्स्ट अगली अगर मैं बात करूं तो अगला दर्पण आता है कौन सा? तो अगला आता है, उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण।
ठीक है, या इसी का दूसरा नाम है उत्तल दर्पण, कोई बोलते हैं अपसारी दर्पण। वो अभिसारी था, ये अपसारी था। ये नाम जाके लेंस में उल्टे हो जाते हैं, वही गलती होती है एग्जाम में। को अब वो भी गलती नहीं होगी अगर आप ढंग से पढ़ोगे समझोगे तो, एक बार में ही समझ लो। ठीक है, आप सबको पता है वो कौन कैव था, तो ये कौन वैक्स मिरर है। वो कन्वर्जिंग था तो ये डाइवर्जिंग था। ठीक है ना, अब मेरी बात को सुनो। पहली बात, उत्तल दर्पण कैसा होता है सबको पता है, इस तरीके से होता है। इसके अंदर की साइड पॉलिश होती है और जो सतह से प्रकाश की किरण टकराती है वो बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। ठीक है ना, तो ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी होती है, उभरी है ना, उस दर्पण को क्या बोलते हैं, उत्तल। तो पहला क्वेश्चन उत्तल दर्पण में, इस दर्पण की परावर्तक सतह बाहर की ओर, वहां अंदर की ओर थी, बाहर की ओर उभरी होती है। किसी को दिक्कत है क्या, नहीं भाई। ठीक है दोस्तों, क्लियर। दूसरा, यहां भी देखो वो अभिसारी था, इसका नाम क्या हो गया, अपसारी। इधर देख लो आप, अपसारी। अभिसारी मतलब केंद्रित करता है, अपसारी मतलब फैलाता है। मतलब ये क्या करता है, तो आप बोलोगे ये दर्पण प्रकाश की किरणों को तो ये बात आप अपने आप वैसे भी दिमाग में रख सकते हो कि जो काम अवतल दर्पण कर रहा है उसका उल्टा कौन करेगा, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो याद रखना वो प्रकाश की किरणों को केंद्रित करता है, तो ये क्या करता है, फैलाता है। ये ऐसे पॉइंट इसलिए भी लिखे जाते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना। आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, इनमें से कौन सा उत्तल दर्पण का गुण है या नहीं, तब आप ध्यान रख लेना। ठीक है ना। एक और तीसरा पॉइंट और सुनो। तीसरा आता है, मैंने कहा उस अवतल दर्पण में सामान्यतः वस्तु कैसी दिखाई देती है, बड़ी दिखाई देती है। सामान्यतः बोला था मैंने, इसलिए मैंने ये नहीं कहा कि हमेशा वस्तु दिखाई देती है, क्योंकि आपने देखा है कि अवतल दर्पण में कुछ स्थिति में वस्तु छोटी दिखाई देती है, लेकिन सामान्यतः हम उसका उपयोग बड़ी देखने में ही करते हैं वस्तु को। ठीक है, लेकिन सुनो, लेकिन उत्तल दर्पण में तो अगर मैं बात करूं तो क्लियर याद रखना, इसमें तो किसी भी कोई भी स्थिति हो, इसमें वस्तु हमेशा, वस्तु कैसी दिखाई देती है, हमेशा ही छोटी दिखाई देती है। बताओ किसी को दिक्कत है क्या, नहीं। क्लियर है भाई बात। तीन बातें बोली अभी। नॉर्मल स्थिति, परावर्तक सतह इसकी बाहर होती है, प्रकाश की किरणों को फैलाता है, और मैंने कहा इससे वस्तु क्या दिखाई देती है, छोटी। तो दिमाग में रख लो, वस्तु जैसी है वैसी दिखाई दे, समतल दर्पण। ये रीट में पूछा गया क्वेश्चन था। वस्तु बड़ी देखनी है आपको तो आप अवतल दर्पण का उपयोग करोगे, और वस्तु को आपको छोटा देखना हो तो आप उत्तल दर्पण का। वैसे मैं और बताऊंगा आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अगली बात सुनो। अगला, अगर मैं उत्तल दर्पण की बात करूं तो अगली जो काम की बात आती है वो आती है उपयोग। उपयोग, उत्तल दर्पण के उपयोग या यूज क्या है, तो क्लियर रूप से याद रख लेना। पहला, अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो आपको पता है गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में, ठीक है, गाड़ियों में साइड के मिरर के रूप में। साइड का मतलब जो बगल का जो दर्पण होता है आपको पता हो, वो उत्तल होता है। क्यों होता है भाई, क्योंकि उत्तल दर्पण का उपयोग हमने पहले ही कहा था कि उसमें वस्तु क्या दिखाई देती है, छोटी। आपने देखा होगा गाड़ियों के साइड में होता है, अगर पीछे ट्रक हो वो भी छोटा दिखाई देता है। दूसरी बात उत्तल दर्पण का ये भी है कि उत्तल दर्पण एरिया भी ज्यादा कवर करता है, क्योंकि प्रकाश की किरणों को फैलाता है। तो जब एरिया कवर ज्यादा करता है तो आपको स्थिति में वस्तु आपको ज्यादा दिखाई दे जाती है, एक से अधिक गाड़ियां भी कभी। तो याद रख लेना कि हमेशा वस्तु इसमें छोटी दिखाई देती है, इसलिए गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में या बगल वाले दर्पण के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो आप बोलोगे उत्तल दर्पण का। ठीक है, एक और सुनो, यह भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट बात है। रोड लाइट के अंदर, रोड लाइट में देखो काम की बात है, सर्च लाइट के अंदर अवतल दर्पण था,
वो ढूंढ रही थी किसी वस्तु को। रोड लाइट देखा है आपने, रोड लाइट अगर लगी होती है तो आपने देखा होगा वो प्रकाश, चौराहे पर जो लाइट लगी होती है कहीं भी लगी होती है, वो प्रकाश को एक जगह केंद्रित करती है, क्या करती है, फैलाती है। और फैलाती है तो इसका मतलब इसका नाम ही उत्तल का अपसारी है, दूसरा नाम, तो इसका उपयोग रोड लाइट में भी किया जाता है। क्लियर बड़ी बात, तो हमेशा याद रख लेना, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया, गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में और रोड लाइट में भी इसका उपयोग करते हैं। क्लियर मेरी बात। अगली बात सुनो, अगर उत्तल दर्पण की बात करूं, देखो एक और सुनो, एक बात, कुछ काम की बात बताता हूं आपको उत्तल दर्पण की। अगर आपसे, या एक काम करूं ना, मैं यहीं बता दूं इसको, एक पॉइंट यहीं लिख देता हूं। अगर आपसे कभी यह पूछा जाए, एक सेकंड रुकना, उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है ना, तो देखो एक बात समझ लो, परमानेंट समझ लेना। यहां क्या होता है, उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब, तो यहां आपसे कभी प्रतिबिंब की वस्तु की स्थिति देकर प्रतिबिंब नहीं पूछेगा, आपसे डायरेक्ट पूछेगा कैसा बनेगा। इसका रीजन है, आप कहोगे यहां 6 प्रतिबिंब नहीं बन सकते, बिल्कुल बन सकते हैं 6, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है वो सुनो। इसमें दिक्कत ये होती है, देखो ये उत्तल दर्पण है, ये मुकक्ष है, ये F हो गया, ये C हो गया, सेम रहेगी स्थिति। जब वस्तु यहां भी अनंत पर रहेगी, पहली स्थिति में अनंत पर, अब थोड़ा समझने की कोशिश करना जल्दी जल्दी, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, मुख्य फोकस पर। क्लियर है, सेम स्थिति है। अब क्या है कि जैसे जैसे आप वस्तु को आगे बढ़ाते जाओगे, जैसे उसमें बढ़ाया था अवतल दर्पण में, जैसे यहां लेके आ गए आप वस्तु को, फिर यहां आ गए, तो आप क्या करोगे, प्रतिबिंब कहां बनेगा, पहले मुख्य फोकस पर, इसके बाद कैसे बनेगा, देखो इसके बाद ऐसे बनेगा, उसके बाद यहां बन गया, फिर यहां बन गया, फिर यहां बन गया, फिर यहां बन गया, यहां बन गया। क्या दिक्कत आई, कुछ समझ में आ रहा है। हर स्थिति में प्रतिबिंब कहां बन रहा है, मुख्य फोकस और ध्रुव के मध्य। तो इसका मतलब कि जब आप स्थिति चेंज करते जाओगे, तो जब प्रतिबिंब एक जगह बनता जाएगा, तो क्या एग्जाम में इन बातों को पूछेगा कि नहीं। इसलिए वो दो ही स्थिति में बात करता है कि प्रतिबिंब अगर वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, मुख्य फोकस पर। तो इसलिए वो कभी स्थिति पूछता ही नहीं है एग्जाम में, क्योंकि यहां तो सेम स्थिति बन रही है आगे वालों की। तो क्या पूछेगा, वो पूछेगा प्रकृति। क्या पूछेगा, प्रकृति। अब प्रकृति देखो यहां बन गया, इसका मतलब इस स्थिति में उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब बनता है कैसा, सीधा। कैसा बनता है, सीधा। साथ ही कैसा बनता है, आभासी बनेगा। सीधा है तो आभासी, और आपको पता है सब इन दोनों के बीच में ही बन रहे हैं, तो इसका मतलब हमेशा वस्तु से कैसा बनेगा, छोटा। इसलिए तो मैंने कहा था कि इसके अंदर प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा। तो एग्जाम में क्या पूछेगा, एग्जाम में तुमसे पूछेगा मेरे दोस्त कि आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा उत्तल दर्पण में, तो ऑप्शन में देगा वास्तविक उल्टा। तो आप बनेगा उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा बनेगा आभासी। कैसा, आभासी। साथ में आभासी आते ही समझ लेना कैसा बनेगा, सीधा। और कैसा बनेगा, तो वस्तु से हमेशा, वस्तु से कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। समतल दर्पण द्वारा कैसे बनता है प्रतिबिंब, वो पता चल गया। अवतल दर्पण के 6 प्रतिबिंब कैसे बनते वो पता चल गए। और उत्तल दर्पण का भी पूछ लिया जाए तो आपको केवल इतना सा याद रखना, आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा, हमेशा एक ही प्रकृति रहेगी। और आपको इसके बारे में, ठीक है ना, तो ये बात याद रख लेना। अगर मैं बात करूं, देखो एक बात सुन लो, ये बात हमेशा याद रख लो। बहुत बार कि जो एक होता है गाड़ियों में, एक लिख रहा है गाड़ियों में दर्पण, वो बीच वाले की बात करते हो ना, वो लगा होता है, उसको हम समतल दर्पण ही बोल लेंगे, ठीक है ना। उसमें समतल दर्पण ध्यान रख लेना, उसके अंदर जो गाड़ियों के बीच में लगा होता है। कहीं कहीं वो अगर मैं उत्तल की बात कर दूं, लेकिन वो क्लियर रूप से उसका आंसर समतल दर्पण ही रहेगा। तो गाड़ियों के बीच में लगा होता है वो दर्पण कौन सा होता है, तो समतल, जिसमें अपन चेहरा भी देख लेते हैं कभी, उसकी बात कर रहा हूं, वो समतल दर्पण होता है, ठीक है ना। अगली बात सुनो, अब मेरी बात को गौर करके सुनना। अब मैं थोड़ा एक्स्ट्रा आपको 3 पॉइंट और बता रहा हूं दर्पण के, फिर दर्पण का सूत्र बताऊंगा, फिर मैं और भी बातें बताऊंगा, लेकिन मैं 2-3 पॉइंट आपको, चाहे वो अवतल हो चाहे उत्तल हो, दोनों में एक साथ लागू होते हैं, इसलिए मैं लास्ट में बता रहा हूं 3 पॉइंट, सुनना। मैं हेडिंग लिख लूं, ऐसे लिख दूं हेडिंग में अपने हिसाब से, दर्पण से संबंधित कुछ नियम, ठीक है। देखो जब प्रतिबिंब बनाए जाते हैं ना दोस्तों, तो प्रतिबिंब कहां कटेगा, कैसे कटेगा, ये तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन कुछ प्रतिबिंब, उन प्रतिबिंबों को काटने के लिए कुछ ऐसी स्थिति बनाई जाती है, उनसे संबंधित एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है।
3 चीजें आपको केवल याद रखनी थी और उन्हीं को कभी एग्जाम में रेलवे में ऐसा होगा पूछा जा सकेगा और ऐसी स्थिति में आप उसको गलत भी कर सकते हो। इसलिए मैं क्लियर आपको 2-3 बातें बता दूं, क्योंकि देखो एग्जामिनर थोड़ा आपसे हटके सोचेगा। एग्जामिनर ये सोचने की कोशिश करेगा कि हर लड़का, तुम घर पे बैठे हो, क्या तुमको ये नहीं पता इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में प्रतिबिंब पूछे जाते, तो उसको भी पता है ये पढ़ के आया है। अब वो क्या कर रहा है, वो देख रहा है सिलेबस 10 तक की बुक का ही है, अब वो इसमें से आपसे खिलवाड़ करेगा, आपसे ऐसा क्वेश्चन, वो भी आपके साथ ही दिमागदारी है, ऐसी चीज पूछेगा कि जो जिसने पढ़ी होगी समझी होगी वही आंसर दे पाएगा, जिसने रटा पिटा होगा वो छोड़ देगा। कैसा? पहला क्वेश्चन। एक नियम बोल रहा हूं, फर्स्ट नियम में आपको दर्पण से संबंधित में पहला, यदि कोई वस्तु नहीं, वस्तु नहीं, सुनो, यदि कोई प्रकाश की किरण, यदि कोई प्रकाश की किरण, प्रकाश की क्या किरण मुख अक्ष के समांतर, लाइन आपको समझ में आनी चाहिए क्योंकि आप सब चीज जानते हो कि मुख अक्ष क्या होती है। मुख अक्ष के समांतर मुख अक्ष के समांतर आकर दर्पण से टकराती है, तो परावर्तन के पश्चात परावर्तन तो होगा कि पश्चात, इंपॉर्टेंट बात है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। पूरी लाइन लिख दी और क्या चाहोगे मुझसे और बताऊं तुम्हारे लिए, ठीक है। मैंने कहा कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर आकर दर्पण से टकराती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। लाइन ऐसे ही देके पूछेगा एग्जाम में, वो कहेगा यदि कोई प्रकाश की किरण दर्पण के समांतर मुख अक्ष के समांतर आकर दर्पण से टकराती है तो बताओ परावर्तन के पश्चात निकलेगी वक्रता केंद्र से होकर, मुख्य फोकस से होकर, समांतर ही निकल जाएगी क्या? तो आप हमेशा याद रखना क्या होता है, मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। आप पूछोगे सर इस लाइन का मतलब क्या? मैं ये कह रहा हूं दोस्तों, बात को समझना, ये कोई दर्पण है, अब तल ले लो उत्तर ले लो, बात एक ही रहेगी, ठीक है ना। एक बात साफ, ये लो, ये मुख अक्ष है, ठीक। मैं ये कह रहा हूं कि यदि कोई प्रकाश की किरण, ये आपको पता है एफ बिंदु है और ये बिंदु सी है, सबको पता है ना, ध्यान रख लेना। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई प्रकाश की किरण दर्पण के समांतर आकर इससे टकराती है, ये समांतर है कि मुख अक्ष के, तो ये हमेशा याद रखो, ये नियम ही है, ये नियम है, क्लियर कर रहा हूं कि टकराने के पश्चात हमेशा ये किससे होकर गुजरेगी, तो हमेशा मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। क्लियर? पहला नियम ये फिक्स मान लो कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण दर्पण से, इसलिए जो लोग पढ़ते हो ना, आप देखना जब 5 और 6 प्रतिबिंब बनाते हो ना, उसमें वो हमेशा टकराने के बस पास तो कहां से मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है और कोई सी का यहां कटेगा लेकिन गुजरेगी तो मुख्य फोकस से होकर, ठीक है। अगली बात सुनो, दूसरा नियम, किसी को दिक्कत है क्या? अगली बात सुन लो मेरी बात, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट। अब मैं ये कह रहा हूं, बहुत जल्दीबाजी में बहुत बार आंसर गलत हो जाता है। यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, मुख्य फोकस मतलब प्रिंसिपल फोकस, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। अरे मेरी बात, ये एग्जाम में सिलेक्शन वाले पॉइंट है, मैं आपको बता दूं सब है, कभी कभी इन बातों को पढ़ के ही नहीं जाते। अरे ये थोड़ी पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा तुमसे,
अब उल्टा, इस लाइन का उल्टा हो गया, देख लो इस लाइन में, यदि कोई प्रकाश की किरण, अब वो कह रहा है मुख्य फोकस से होकर गुजरे तो बताओ क्या होगा। तो याद रख लेना, ये मुख्य अक्ष के क्या निकल जाती है, समांतर। देखो सुन लो, अब मैं ये कह रहा हूं, देखो ये दर्पण है और ये मुख्य अक्ष है, और ये क्या हो गया, एफ पॉइंट हो गया, और ये सी हो गया। ठीक है, मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर कोई प्रकाश की किरण ऐसे गुजर गई मुख्य फोकस से, दर्पण से टकरा गई, ठीक है, तो इस टकराने के बाद कैसे निकलेगी, ऐसे निकल जाएगी। अब उल्टा हो गया, मुख्य अक्ष के क्या निकल जाएगी, समांतर। मैंने आपको डायग्राम विथ डायग्राम बता रहा हूं आपको, लेकिन आपका कोई काम नहीं आएगा, ये तो एक नियम था, उसी संबंधित जैसा नियम बोल रहा था ऐसा डायग्राम बना दिया। तो आपको तो ये बात समझाने के लिए कैसे होगा, लेकिन तुम तो आप उल्टा सीधा याद रख लो कि यदि कोई प्रकाश की किरण समांतर आकर दर्पण से टकराए तो टकराने के बाद मुख्य फोकस से गुजरेगी हमेशा, और अगर मुख्य फोकस से होकर गुजरे तो क्या होगी, अक्ष के क्या निकल जाएगी, समांतर, एक दूसरे का उल्टा। तीसरा बता दूं क्या, चलो तुम भी क्या याद रखोगे, मेरी गर्दन तो काम नहीं कर रही। चलो तीसरा, ये किसी ना किसी तुम में से किसी ना किसी ने वो कुछ ना कुछ ऐसा बोला है, जब एक हाथ और गर्दन रुक जाए आदमी की तो ये बता दो, तुम में से किसी ना किसी ने बोला है कि सर खराब पढ़ाते हो इसीलिए कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, वरना ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। अगर तुम साथ होते तो गर्दन खराब होती क्या, नहीं होती ना, लेकिन तुमने कुछ ना कुछ मन में अपने आप ने कुछ ना कुछ तो थोड़ी बहुत गाली तो दी है मुझे, निश्चित मान रहा हूं मैं तुमको। ठीक है, अगली बात सुन लो, तीसरा पॉइंट। अगर मैं ये कहूं दोस्तों, तीसरा पॉइंट, यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात उसी पथ पर या उसी कोण पर, जिस कोण से टकराई थी उसी पर, तो परावर्तन पश्चात उसी पथ पर वापस लौट आती है। अरे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। बताओ किसी को कोई दिक्कत है क्या, मैं ये कह रहा हूं। अब तीसरी पूछ लेगा, यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो बताओ परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगी, समांतर निकल जाती है, मुख्य फोकस से गुजरेगी, या उसी पथ पर, तो उसी पथ पर लौट आती है। देखो इस स्थिति में क्या होता है, ये तल दर्पण, ये मुख्य अक्ष, ये एफ हो गया, ये सी हो गया। मैं तो ये कह रहा हूं दोस्तों कि अगर कोई प्रकाश की किरण ऐसे हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे होकर गुजरती, ये मान लो मैं इस पॉइंट को इधर से हटा के इधर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये मान लो आप, तो ये यहां पर वक्रता केंद्र कर दिया मैंने, शी पे, ठीक है। अगर इस वक्रता केंद्र से होकर गुजरे तो बताओ क्या होगा, ये ऐसे गई प्रकाश की किरण, टकराने के बाद इसी कोण पर वापस लौट आती है, तीर का निशान उल्टा कर दिया, जिधर गई उसी पर वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी। तो बिल्कुल याद रख लेना। अगली अगर मैं बात करूं तो किसी को कोई दिक्कत है क्या, तो ये बात हमेशा आपको पता होनी चाहिए और एग्जाम में आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है ना। तो मेरी बात को गौर करके सुन लेना कि यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरे तो हमेशा वापस उसी पथ पर लौट आती है। 3 पॉइंट है। अब देखो सुनो क्या हुआ, मैं फिर बोल रहा हूं, फिजिक्स में रटोगे नहीं, चीज दिमाग में आई, अब क्या करना है, ऐसे नहीं, रटना नहीं है, फिजिक्स में ऐसे काम नहीं चलेगा। यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरे तो ऐसे निकल जाती है, ऐसे थोड़ी करना है आपको। तो पहला क्वेश्चन, यदि प्रकाश की किरण समांतर आकर टकराए तो मुख्य फोकस से होकर जाए तो मुख्य अक्ष के समांतर, और वक्रता केंद्र से होकर टकराए तो उसी पथ पर लौट आती है। बात खत्म, सिंपल स्टैंड। प्रतिबिंब कौन सा कहां, बिल्कुल दिमाग में रखो, इसका यहां बनेगा उपयोग, यहां बने, ये चीजें आप रखोगे तो ध्यान रखने। अगली बात सुनो, अब मैं एक पॉइंट आता हूं दर्पण में, ठीक है। और वो क्या है दर्पण, वो आता है दर्पण के सूत्र। आप सबको पता है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है दर्पण का सूत्र या मिरर का फॉर्मूला।
ठीक है ना। मिरर का फॉर्मूला अगर क्या होता है तो याद रखना मेरे दोस्त, मिरर के फॉर्मूले की बात करूं, इसमें क्या पढ़ते हैं क्या नहीं करते, आप सबको पता है कि दर्पण का सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। चलो क्लियर, सबको पता होना चाहिए। मैं क्लियर कर दूं यहां पर आपको, v क्या है, यहां पर v है प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब का मतलब कि जो आपकी इमेज है वो कितनी डिस्टेंस या दूरी पर बनेगी। u वस्तु या बिंब की दूरी, बिंब मतलब ऑब्जेक्ट, बिंब कहां रखा हुआ है, और f सबको पता है फोकल डिस्टेंस, फोकस दूरी होता है। चलो क्लियर है क्या, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये दर्पण का सूत्र है। इसी का इसमें अगर माइनस लग जाता तो क्या हो जाता, लेंस का हो जाता, लेकिन लेंस में ही बात करेंगे, अभी यही बात कर लो। अब मेरी बात, अगर इसके सवाल समझ में आ गए तो उसके भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस। लेकिन क्या इस फॉर्मूले से एग्जाम, पहला तरीका एग्जाम में फॉर्मूला पूछ लिया, बहुत पूछ लिया रेलवे की पहले की एग्जामों में, आप सबको पता है, वो भी इतना बेवकूफ नहीं है, इसको पूछने वाला है। पूछ भी ले तो कोई दिक्कत नहीं, पूछ सीधा भी सकता है, क्योंकि उसमें कुछ एग्जाम में क्वेश्चन सीधे भी आते हैं। अब बात, क्या इस फॉर्मूले से एग्जाम में सवाल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन किंतु मगर परंतु एक बात क्लियर याद रखना, आप डायरेक्ट कभी ऐसे सवाल नहीं कर सकते। इन सवालों को करने के लिए बहुत बार गलती हो जाती है, आपको चिन्ह भी पता होना चाहिए, और दर्पण और लेंस में चिन्ह काम आते हैं, और यही मैं लिख दूं आपको, लेकिन मैं आपकी समस्या को एक बार में ही सॉल्व कर देता हूं। सुनना, चिन्ह प्रणाली, बहुत बार आप दर्पण और लेंस में चिन्हों को पढ़ने के चक्कर में आधे से ज्यादा दिमाग ही खराब हो जाता है तुम्हारा, और लास्ट एंड फाइनल तुम छोड़ देते हो। इससे बजाय तो नहीं पढ़े तो बढ़िया, और यह सवाल समझ में नहीं, लेकिन मैं तुमको रटाई देता हूं, तुम भी याद, तुम तो छोड़ दो क्या चिन्ह है क्या है, मैं एक बार में समझा दूं। देखो सुनो, दो चीजें हैं आपके पास, एक तो अवतल दर्पण होता है, और ऐसा ही अवतल लेंस भी होता है एक। दोनों के बारे में चिन्ह बता रहा हूं, दोबारा लेंस में नहीं बताऊंगा, यही बता रहा हूं आपको, ठीक है, दोनों में ही काम आ जाएगा। और एक आपको पता है, दूसरे पेन से ले लूं मैं, एक काम करूं, एक होता है उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस, लेंस लिख दूं केवल तो उत्तल की बात कर रहा है, ठीक है ना, सेम स्थिति है, चाहे वो अवतल दर्पण में दे अवतल लेंस में सेम ऐसे ही चिन्ह लगेंगे, और उत्तल दर्पण दे उत्तल लेंस सेम लगेंगे। कैसे, पहला सुन लो, ठीक है, यहां क्या लगेगा, तीन चीजें हैं, एक u है, u मतलब, अब आपको u आ जाए हमेशा पता चलना चाहिए, बिंब या वस्तु की दूरी। एक क्या चीज है, v है, और एक क्या है, f। तो वस्तु, प्रतिबिंब और फोकस दूरी, पहली स्थिति। अवतल दर्पण में हमेशा वस्तु के लिए चिन्ह क्या लगेगा, माइनस, प्रतिबिंब के लिए भी माइनस, और फोकस दूरी के लिए माइनस। कैसे आएगा मैं आपको बता दूं, पहले बात तो माइनस और प्लस दो तरह के चिन्ह लगेंगे, इसका मतलब क्या है, तो ये बात दिमाग में रख लेना कि माइनस और प्लस का मतलब यहां जोड़ने और घटाने से नहीं है। माइनस और प्लस चिन्ह का मतलब आपको ये बताता है कि प्रतिबिंब किधर बनेगा, दाईं ओर या बाईं ओर, या वस्तु दाईं ओर या बाईं ओर रखिए। देखो समझाने के लिए मैं आपको बताता हूं क्या मतलब है इसका। देखो सुनो, इसका मतलब ये है, मैं एक अवतल दर्पण आपने ढंग से पढ़ लिया, मैं उसी को लेके बता दूं, ऐसे ही सब होंगे। ये अवतल दर्पण है, मान लो एक साइड पॉलिश होती है अवतल दर्पण की, ठीक है। अब मुझे बताओ, चाहे आपने अवतल लिया था और उत्तल भी मैंने बताया था, क्या वस्तु इधर की साइड रखी थी क्या? आपने एक बात सुना होगा, चिन्ह प्रणाली आपने इसमें मैथ में भी पढ़ी होगी कि जब इधर की साइड होता है तो चिन्ह किस में आता है, माइनस में, इधर होता है तो क्या होता है, प्लस, ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है, और नीचे जाते हैं तो क्या आता है, माइनस आता है। क्लियर, इधर की साइड माइनस, इधर प्लस, ऊपर प्लस, नीचे माइनस, ऐसा मैथ में भी होता है। आपने देखा होगा, अभी आपने अवतल दर्पण पढ़ लिए, फिर लेंस भी पढ़ लोगे, आपको और क्लियर हो जाएगा। दर्पण आप देखो, चाहे अवतल था उत्तल था, दोनों में वस्तु इधर ली थी क्या, ली थी ना। तो इस स्थिति में इसलिए तो मैंने कहा था कि आपसे कि यहां वस्तु माइनस, तो माइनस वस्तु है ना, ये इस दर्पण में ही नहीं, अवतल में नहीं, उत्तल सब में ही होती है। मैं अभी आपको लिख दूंगा वहां भी, लेकिन आप मेरी बात को सुन लेना। प्रतिबिंब भी आपको ध्यान हो तो इधर ही बन रहे थे कि एक को समझ लो, फिर मैं बार बार इस प्लस माइनस का मतलब बता रहा हूं, फिर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप तो फिर रटना ही है, इससे कोई लेना देना नहीं है आपको। प्रतिबिंब भी इधर ही बन रहे थे क्या, बन रहे थे ना इधर की साइड, ठीक है। और फोकस भी आप इधर वाला ही यूज ले रहे थे आप, ठीक है। तो बस यही ध्यान रखनी थी, तीनों चीज माइनस में। तो मैं यही कह रहा हूं, अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस,
आपको बिंब भी माइनस में लेना है, प्रतिबिंब भी माइनस लेना है, एफ भी माइनस में होगा। ठीक है, तो माइनस का मतलब वो दिशा बता देगा, मतलब आपको सवाल के अंदर कभी चिन्ह लगा के नहीं देगा, आपको सवाल पढ़ना होगा। अगर वो अवतल दर्पण है तो अपने हिसाब से ही आपको चिन्ह लगाने पड़ेंगे। अवतल दर्पण में तो आप रट लो, तीनों चीजें माइनस में होती है। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण की बात करूं तो इसमें आप क्लियर रूप से याद रखना, मैंने कहा चाहे उत्तल अवतल दर्पण लेंस कुछ भी हो, हमेशा बिंब के लिए तो आप क्या चिन्ह यूज करोगे, माइनस का। वस्तु तो हमेशा माइनस में होगी, ये समझ लेना, माइनस का चिन्ह का यूज लोगे। उसके अलावा प्रतिबिंब हो या फोकस दूरी हो, इन दोनों के लिए आप चिन्ह यूज करोगे प्लस का। क्लियर है भाई बात? तो ये बात हमेशा याद रख लेना, ठीक है ना। ये आपको, अब देखो आप क्यों इधर उधर रंबाद में फंसते हो कि ऐसा वैसा पढ़ोगे तो आप 10 लाइनें सुनोगे। इससे बढ़िया आप एक काम कर लो ना, कि आप एक बात ही सोच लो कि इनमें तो तीनों की चीजें माइनस में आएगी और उत्तल दर्पण में चीजें प्लस में आएंगी, और बिंब तो आप बिना बात को सोचो ही मत कि किस में आती हैं, माइनस में ही होता है बिंब तो हमेशा। ठीक है, अब एग्जाम पे आ जाओ, मैं आपको एक सवाल बताता हूं एग्जाम में इनसे संबंधित। ठीक है, चलो, ये मैंने समझने के लिए बताया है, अब मैं कोई एक सवाल बताता हूं, याद रख लेना। ठीक है, एक सवाल लिखता हूं, एक सवाल समझ में आ जाएगा, उसी से सब कुछ समझ में आ जाएगा आपका, और मैं क्लियर कर दूं इस सवाल को। ये देखो, मैं कह रहा हूं 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, ऐसा सवाल आ सकता है एग्जाम में। अब तक नहीं पूछे गए रेलवे में, मगर इस साल से ये सवाल पूछे जाएंगे एग्जाम में, ध्यान रख लेना। मैं फिर बोल रहा हूं, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, उत्तल ले लूं चलो, वाले उत्तल दर्पण, कोई सा भी ले लो, वैसे कोई दिक्कत नहीं थी। उत्तल दर्पण 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी हुई है तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करो। चलो, मैंने एक सवाल भी लिख दिया आपको। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? कैसे, आप देखो, अब आप ध्यान रख लेना, आपको कैसे समझ में नहीं आएगा, क्या पूछ रहे हो आप, कहां चले गए? v को वेलोसिटी है, अरे यार ऐसा मत करो, v को वेलोसिटी ऐसा थोड़ी है, v हमेशा वेलोसिटी वेग होगा, नहीं भाई, यहां v मतलब प्रतिबिंब की दूरी है, ये ध्यान रखना होता है। क्या है, हमेशा ऐसे चिन्ह ध्यान रखो आप। देखो, मेरी बात को सुनना, कि अगर आपसे पूछा जाए, मेरी बात को सुनना, देखो एक बात समझना, चिन्ह प्रणाली में आप ये भी याद रख लेना, आप कहोगे सर एक छठी स्थिति वाला है, उसको आप छोड़ो, ठीक है ना। किसी को अगर मैं बात करूं, एक यस याद, आपने कहा सर सब जगह ऐसा होगा, नहीं भाई, जितना आपका 10th क्लास की बुक की बात करें, और जितना आपके 99 का 100% सवाल इसी तरीके के आएंगे और आपका सवाल आंसर हल हो जाएगा। कभी कभी ज्यादा के चक्कर में कम से भी चले जाओगे, ये ध्यान रख लेना। कभी मैं आपको बता रहा हूं, जो चिन्ह प्रणाली आपकी 10th तक, क्या 11th में भी काम इसी से चल जाता है, बस थोड़ा सा कोई टेक्निकल क्वेश्चन उस तरीके का है तो वो आपसे कभी पूछने वाला नहीं है ना। आपको जिस तरीके से चिन्ह प्रणाली बताइए उसी तरीके से याद रख लेना, ठीक है। ये मत लगा लेना कि एक सोच ले सर अवतल दर्पण में तो प्रतिबिंब उधर बना था, तो वो स्थिति आपसे पूछता ही नहीं है एग्जाम में, ठीक है। वो एक सामान्य स्थिति की बात करता है, सामान्य स्थिति में इसी तरीके से आपके चिन्ह लगेंगे, वो बुक में आपको पता भी चल जाएगा, ठीक है। अब काम की बात आ जाओ, देखो सुनो, आप कभी भी इस तरीके के सवाल करोगे एग्जाम के लिए तो मेरी बात को गौर करके सुन लेना। देखो एक बात सुनो, हमेशा के लिए आप गौर करके एक बात सुनो, क्या करना है आपको सवाल में आपको पहले ये देखना है कि हमको एग्जाम में दे क्या रखा है। पहला उत्तल दर्पण, टाइम नहीं लगेगा इतना आपको ज्यादा, है ना, आपको बहुत जल्दी सवाल करना है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए पहला बोल रहा हूं। उत्तल दर्पण,
उत्तल दर्पण है। तो अब आ जाओ उत्तल दर्पण देखते, अब जमाओ चीजें। क्या दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है, इसका मतलब यू दे रखा है आपको, वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर, क्लियर। और फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर है। अब मेरी बात को समझना, अगर मैं 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण, दर्पण कौन सा है, उत्तल, अगर उत्तल दर्पण है तो मुझे बताओ ये वस्तु माइनस में होगी। वैसे तो उत्तल होता है या अवतल, सब में क्या आता है, माइनस का चिन्ह। और फोकस दूरी, उत्तल दर्पण है तो फोकस दूरी क्या है, प्लस में ही होगी भाई, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसकी जगह अवतल होता तो ये भी किस में हो जाती, माइनस में। क्या निकाल रहा है, प्रतिबिंब की दूरी पूछता है, कोई दिक्कत है, निकाल दोगे। तुम ये भी सोच के देखो एग्जाम में, क्या प्रतिबिंब की दूरी आपकी प्लस में आएगी कि माइनस में, प्लस में आएगी उत्तल दर्पण में। अगर माइनस में आ रही है तो इसका मतलब आपका सवाल क्या है, गलत। यहीं से पता चल भी जाएगा आप, देखो लगाओ सवाल में। क्या सवाल था, फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। सही बात है दोस्तों, 1/v कितना दे रखा है, देखो निकालना है, प्लस माइनस में क्या दे रखा है, 1/10, क्लियर है क्या, u दे रखा है, बराबर f दे रखा है 15, तो 1/15, तो प्लस में ये कोई दिक्कत नहीं। 1/v निकालना है क्या, बिल्कुल 1/15, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, इधर जाएगा तो प्लस, तो प्लस का 1/10, क्लियर है मेरे दोस्त। फिर सुन लो, इधर लिख दूं क्या दोस्तों, हाँ 1/v बराबर, क्लियर है क्या, इसका लोगे लघुत्तम कितना आएगा 30, और ये क्या हो गया 2 प्लस कितना आएगा 3, मैथ नहीं बताऊंगा, 1/v सबको पता है, 3 और 2 कितना हो गया 5/30। लेकिन बात को समझना, ये क्या आया है, 1/v आया है, आपको तो क्या निकालना है, v, तो उल्टा नहीं करोगे तो क्या लिखोगे 30/5, कितना आएगा 6 सेंटीमीटर आएगा। देखो प्लस में आया है, और वैसे भी आपका आंसर किस में आना चाहिए था, प्लस में आना चाहिए था। अरे किस में, प्लस, बोलो किसी को दिक्कत है क्या, नहीं। अरे आया क्या, अब इतना टाइम थोड़ी लगाओगे एग्जाम में, गलती किस में होगी, इसमें। चिन्ह को ध्यान रख लेना, जैसे यही सवाल होता और अगर इसमें अवतल दर्पण होता तो अवतल दर्पण में ये भी माइनस में होता फोकस, और आपका आंसर आता वो भी किस में आता, माइनस में आता, बिल्कुल आता। कोई दिक्कत है क्या, तो मुझे बताओ एग्जाम में किसी को दिक्कत होने वाली है, तो अब तो नहीं घबराओगे कि सर सवाल कैसे करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप करने की कोशिश करोगे तो आराम से सवाल होंगे, आराम से आपको समझना है, ठीक है दोस्तों। तो ये बातें मैंने आपको बता दी हैं, और भी पॉइंट हैं जिनके बारे में मैं डिटेल से आपसे बात करूंगा अगली क्लास में मेरे दोस्तों। तो आज के लिए बहुत है क्लास, अब आपकी इसके बाद मैथ की क्लास लगेगी, ठीक है दोस्तों। तो आज जितना पढ़ाया है दर्पण में उतना याद रखना चाहिए, कल मैं और भी घटनाओं के बारे में आपसे बात करूंगा, ठीक है ना। नमस्कार दोस्तों।